हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्वर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बताई थी वो थी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नाउ वी विल टॉक अबाउट LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर हम ऑप्टिमल एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इट इज नॉट फिजिबल जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्टिमल में क्या चीज रहती है कि फ्यूचर रेफरेंस का यूज करते हैं। क्योंकि हमको इसका जो बेसिक आइडिया है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है और आपको फ्यूचर का नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सी जो स्ट्रिंग है वो फ्यूचर में यूज करेंगे या नहीं। ठीक है, द की डिस्टिंग बिटवीन द फीफो एंड मतलब ऑप्टिमल। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड। अब फीफो में हम कहाँ देखते हैं बैकवर्ड, ठीक है, और जो ऑप्टिमल में कहाँ देखते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, जो फीफो जो यूज करते हैं, फीफो में हम जब जो टाइम यूज करते हैं, जब हम उसको मतलब मेमोरी में उस पेज को लाएंगे तब वो वाला समय हम उसमें यूज करते हैं। और ऑप्टिमल में क्या होता है कि जैसे ही हम पेज को लाए उस टाइम हम उसको यूज कर लेंगे सिंपली। अब हम बात करें, वी यूज द रिसेंट पास्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ नियर फ्यूचर। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास 3 या 4 स्ट्रिंग मान लो। अब मेरा जो मेन जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पर है, मान लो कि यहाँ पर। ठीक है, मेरे अभी मैं यहाँ पर इस जगह पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, अपनी जो पेज है मेरा पूरा पॉइंटर यहाँ पर है। अब ये क्या है, ये फीफो है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिमल वाला हो जाएगा। ठीक है, अब जो लीस्ट रिसेंटली है वो यहाँ आएगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप रिसेंट जो पेज यूज कर रहे हो, जस्ट रिसेंट वो वाला पेज को आप रिप्लेस करोगे। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और देखो ये चीज मुझे हो सकता है कि आपको डाउट क्रिएट करे, तो मैं इसको आगे आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, द पेज फॉल्ट रेट ऑफ LRU ऑन एस है ना, यानी कि रेफरेंस स्ट्रिंग एस मतलब सेम एज द पेज फॉल्ट रेट ऑफ LRU ऑन SR यानी एस रिवर्स यानी स्ट्रिंग रिवर्स। तो देखो जो पेज फॉल्ट रेट स्ट्रिंग का होगा वही सेम पेज फॉल्ट किसका होगा, स्ट्रिंग रिवर्स का भी होगा। सो दैट इज द थ्योरी, या कह सकते हैं हम ये बेसिक एक स्टेटमेंट है या फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट से आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमको रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है लाइक दिस। ठीक है, आपको लीस्ट रिसेंटली यूज पेज एल्गोरिथम यूज करनी है, हमको फ्रेम्स गिवन है 3। तो देखो स्टार्टिंग की जो 3 स्ट्रिंग्स होती है वो एज इट इज आती है, लाइक 7 हो गया, 7 0 हो गया और 7 0 1 हो गया, क्योंकि सेम है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है 2 से, तो 2 को किससे इंसर्ट करेंगे और 2 को किससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जो हमने लीस्ट यानी लीस्ट मतलब बहुत पहले, लीस्ट मतलब सबसे पहले जो हमने यूज करा था, तो सबसे पहला इन तीनों में से यूज कौन सा करा था, 7। 7 को रिप्लेस करो। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो सेम बेसिक आइडिया हो गया जो फीफो में यूज करते थे। तो अभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको फीफो से अलग बनाते हैं। तो आप सिंपली, अभी तो हमारे पास लीस्ट रिसेंटली में यही है, तो आपने 7 को 2 को 7 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 7 को 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो 0 आया, तो आप जानते हो कि 0 ऑलरेडी फ्रेम में है, तो हमारी फ्रेम क्या हो जाएगी, हिट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 3 की। तो अब 3 किसको रिप्लेस करेगा, तो 3 जिसको रिप्लेस करेगा इन तीनों में से इससे पहले यूज कौन हुआ था, देखो 0 तो अभी यूज हुआ, इससे पहले 2 यूज हुआ। ठीक है, तो इस सबसे पहले कौन यूज हो रहा था इन तीनों में से 1, तो आप 1 को रिप्लेस करोगे 3 से। ठीक है, अगेन 0 जो है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं, तो देखो 0 अभी यूज हुआ, 3 अभी यूज हुआ, 2 सबसे पहले यूज हुआ था। इन तीनों में से 2 सबसे पहले यूज हुआ था, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को। तो दैट इज वाई कि यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब अगेन 2 आ गया। अब 2 किस, तो देखो 4 अभी आपने यूज करा, 0 आपने यूज करा, 3 आपने इससे पहले यूज करा था, तो आप 3 की जगह क्या लिखोगे, 2। तो देखो 3 को रिप्लेस करके हमने लिख दिया 2। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। तो अब हमने अभी 3 को रिप्लेस किया था, बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो लीस्ट रिसेंटली यूज करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब इसको हम रिमूव करते हैं जिससे हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अब हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब 3 को लाना है वापिस से। तो देखो 2 अभी यूज करा, 4 अभी यूज करा, 0 आप किसको रिप्लेस करोगे, 0 को रिप्लेस करोगे। तो कहाँ पर हमने 0 की जगह 3 लिख दिया। ठीक है, अब अगेन 0 आया, तो अब 0, तो अब हम वापिस से क्या चेक करेंगे कि कौन सा यूज हुआ है। तो हम कहाँ पर पहुंच गए, हमारी जो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि आप सेम स्ट्रिंग के लिए 2 बार ना बना दो। ठीक है, तो अब हम 0 पे आ गए। अब देखो 3 आपने अभी यूज करा, 2 आपने अभी यूज करा, तो आप किसको रिप्लेस करोगे, 4 को। तो 4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है,
क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं 0 पे, किस पे आते हैं, अब आप हम आते हैं 3 पे अगेन। तो हम आ गए 3 पे, ठीक है। तो 3 ऑलरेडी हमारी फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया हिट। फिर 2 पे आते हैं, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी हिट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 1 पे। अब देखो 2 अभी यूज करा, 3 अभी यूज करा, तो किसको रिप्लेस किया जाएगा, 0। तो 0 वाली स्ट्रिंग को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, 1 से। क्लियर है। 2, तो देखो आप जानते हो कि 2 हमारी स्ट्रिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हो गया हिट। अब 0, तो 0 हम 0 पे हैं अभी। 2 अभी यूज करा, 1 अभी यूज करा, और 3 सबसे पहले यूज करा था, तो 3 को रिप्लेस किया जाएगा बाय, है ना। तो 3 की जगह हमने लिख दिया 0। सिंपली बस आपको तीनों स्ट्रिंग में से जो सबसे पहले यूज किया है उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं 1 पे, हिट हो गया, ठीक है। अब 7 की बात करते हैं, हम 7 पे रह रहे हैं, तो 1 0 2, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो 2 को रिप्लेस करके हमने 7 लिख दिया, और ये दो 1 और 0 अगेन से 2 बार हिट हो जाएगा, ठीक है। तो पेज हिट कितनी बार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार हिट हुए, 8 बार। और जितनी स्ट्रिंग है उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा पेज फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द LRU, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। यहाँ पर हम बैकवर्ड देखते हैं। और फीफो में क्या होता है, जो हम पहले यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम 0 को भी यूज कर रहे हैं ना, तो उसको भी हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हिट हो रहा है लेकिन वो यूज हो रहा है। और फीफो में जब वो हिट होता था तब हम उसको गिनते ही नहीं थे, काउंट नहीं करते थे, ठीक है। सो जो फीफो और LRU में ये बेसिक डिफरेंस है, तो प्लीज, है ना, कंफ्यूज ना हो इसमें। अब LRU पॉलिसी की बात करते हैं, तो इट इज टू बी गुड, क्योंकि गुड तो है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट LRU, है ना। इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इट में रिक्वायर सब्सटेंशियल हार्डवेयर ऑब्वियसली नीडेड होंगे। द प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ फ्रेम्स, कि किस टाइप से उस फ्रेम है और कौन सा कब लास्ट में यूज किया गया है, जस्ट बिकॉज इसका आइडिया है लास्ट या लीस्ट रिसेंटली। रिसेंट यूज के लिए हमको बहुत परफेक्टली हार्डवेयर की नीड होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काउंटर्स। तो काउंटर के हम यूज कर सकते हैं, 2 इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो फिजिबल होते हैं, लाइक काउंटर और स्टैक। Simplest case, we associate with each page table entry a time of used field and add the CPU logical और a counter। मतलब आप क्या करोगे, या तो लॉजिकल एक क्लॉक उसमें ऐड कर दो, या फिर काउंटर ऐड कर दो जो काउंट करेगा, या क्योंकि हमको काउंट रिसेंटली यूज्ड वाली चीजें देखनी है, तो आप सिंपली काउंटर को यूज करोगे, है ना। अब स्टैक की बात करते हैं, तो एक अनदर अप्रोच है जहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टैक में आप अपने पेज नंबर रख सकते हो, और वो लीफो रहता है, जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जैसे जो आएगा फिर वो पॉप हो जाएगा। तो इस टाइप से पुश एंड पॉप वाले ऑपरेशन से स्टैक के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक काउंटर एंड स्टैक। देखो इतनी डिटेल में तो कभी नहीं आएगा, बट एक चीज ये है कि हो सकता है ना वही आपसे पूछ ले कि LRU किस 2 चीजों को इंप्लीमेंट करता है, दैट इज द स्टैक एंड काउंटर, ठीक है। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में या LRU की बात करते हैं, डज नॉट सफर फ्रॉम बिलेडीज एनोमली, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो ऑप्टिमल्स है वो LRU है ना, जो LRU जो है वो बिलेडी एनोमली को सफर नहीं करता है। बिलोंग क्लास ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टैक एल्गोरिथम। आप इसको क्या बोल सकते हो, LRU को स्टैक एल्गोरिथम में भी बोल सकते हो, जहां पर हम क्या करते हैं, बिलेडी एनोमली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इट इज नॉट अ एल्गोरिथम, बट स्टिल हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि LRU की अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, बट हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें से। सम सिस्टम हैज नो हार्डवेयर सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, कोई सिस्टम होता है जिसके पास हार्डवेयर सपोर्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पर हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं, फीफो। जो पहले आया भाई उसको मिल गया। मेनी सिस्टम प्रोवाइड सम हेल्प इन अ फॉर्म ऑफ रेफरेंस बिट, ठीक है। रेफरेंस बीट के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। और अगर रेफरेंस बीट जो होती है वो किसके द्वारा सेट की जाती है, हार्डवेयर के द्वारा। लेकिन जिसके पास हार्डवेयर नहीं होगा फिर क्या होगा, तो वहां हम फीफो को यूज करेंगे, ठीक है। जब पेज इज रेफरेंस्ड, है ना, जब पेज हम रेफरेंस करेंगे तब रेफरेंस बीट आर एसोसिएटेड विद ईच एंट्री ऑफ द पेज टेबल। आप जानते हो कि जो रेफरेंस बीट्स होती हैं उनको हम किससे ऐड करते हैं, पेज टेबल से। इनिशियली जो सारी बीट होती है वो क्लियरली क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना। और जैसे जैसे हम उसमें ऐड करते जाएंगे हर एक पेज को, हम क्या कहाँ रेफरेंस देंगे, सेट 1 कर देंगे। सो दैट इज कि अगर वो पेज में एंट्री होती है तो हम उसको 1 पे रखेंगे, अदरवाइज वो 0 रहेगा। दैट इज द क्लियरली डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो इस इन द एक्सट्रीम केस में अगर हम बात करते हैं तो नंबर कैन बी रिड्यूस टू जीरो लीविंग ओनली द रेफरेंस बिट इटसेल्फ। एक्सट्रीम केस की बात करते हैं तो नंबर अपने आप रिड्यूस या जीरो हो जाएगा अगर कोई रेफरेंस बिट खुद से छोड़ती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसमें हम रेफरेंस बिट को रखते हैं तो 1 होगी, अदरवाइज वो 0 होगी। अगर बाय चांस हमने कोई पेज एंटर किया और वो पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 0 पे लीव कर जाएगी, मतलब 0 पे हो जाएगी। ठीक है, इस एल्गोरिथम हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड चांस पेज एल्गोरिथम। क्योंकि देखो एक चीज ये देखो कि अगर मान लो यहाँ पर अभी पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्टिल ये 1 बता रहा है, तो फिर सबको जो भी अदर पेजेस होंगे उनको क्या लगेगा कि ये 1 है, इसका मतलब यहाँ पर पेज है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम करा है तो यहाँ पर अब ये क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर पेज हट गया तो अब ये 0 है, तो कोई नया पेज फर्दर इस पे मूव ऑन कर सकता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि पेज को सेकेंड चांस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड चांस पेज एल्गोरिथम। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, एंड आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको सेकेंड चांस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड चांस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम इसमें भी फीफो यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें जो एलआरयू पढ़ रहे हैं उसमें कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है ना। और जब आप पेज की बात करते हो तो पेज को कोई सेकेंड चांस मिलता है तो उसकी जो रेफरेंस बीट है वो क्लियर हो जाती है, इट्स अराइवल टाइम इज रीसेट टू करंट टाइम। यानी कि अगर अब यहाँ पे कोई नया पेज आएगा तो वो उसका करंट टाइम यानी 1 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वे है इम्प्लीमेंट करने का सेकेंड चांस एल्गोरिथम का, दैट इज द क्लॉक एल्गोरिथम, है ना, एज अ सर्कुलर वे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखें। इनहेंस द सेकेंड चांस एल्गोरिथम, आप इसको इनहेंस भी कर सकते हो। हाउ कैन वी इनहेंस दिस, तो देखो आपके पास 4 कंडीशन है, दैट इज 0 1 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो हम चारों को देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है 0 0। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइदर रिसेंट यूज नॉर मॉडिफाई बेस्ट पेज टू रिप्लेस, है ना, क्योंकि दोनों ही 0 पे है अभी। 0 1 तो नॉट रिसेंटली यूज बट मॉडिफाइड, अभी हमने यूज नहीं किया है लेकिन 1 है यानी कि वो मॉडिफाई हो चुका है। नॉट क्वाइट गुड, ये ठीक तो नहीं है बट ठीक है, कि हम भाई लिखने से पहले उसको रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास इधर अभी 0 है। तो यहाँ पर ही कि अभी हमने इसको यूज नहीं किया है लेकिन आपने इसको मॉडिफाई करा है, तो मॉडिफाई के लिए 1 है ना, और 0 के लिए क्या है कि हमने अभी इसको यूज नहीं किया। अगर हमने 1 लिख दिया तो उसको यूज कर दिया। ठीक है, 1 0 यानी कि रिसेंटली यूज कर लिया है बट मॉडिफाई नहीं किया, क्लीन है, प्रोबेबली यूज अगेन। ठीक है, और लास्ट आता है 1 1 यानी कि रिसेंटली यूज भी हुआ है, मॉडिफाई भी हुआ है, विल बी यूज्ड सून, है ना, एंड पेज विल बी नीड टू राइट एन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज बिफोर इट इज रिप्लेस। सो बेसिकली ये 4 जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए आप कि हम अगर सेकेंड चांस की बात करते हैं तो सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेजेस से सर्कुलर क्यू में हम पेजेस को फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं काउंटिंग बेस्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये आपने शायद कभी पढ़ी भी नहीं होगी बट आपने पढ़ी होगी LFE यानी लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, पर ये दोनों इसका टाइप है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड किसका टाइप है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आगे बात करूं लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो एल्गोरिथम है उसको किसकी जरूरत होती है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल काउंट टू रिप्लेस। द रीजन इज सिलेक्शन की एक्टिवली पेज जो है वो कितने लार्ज रेफरेंस यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि जब हम इनिशियल फेज में कोई हेवीली पेजेस आ जाते हैं तो हम उसको यूज नहीं कर पाते अगेन से, क्योंकि बहुत सारे पेज वहाँ पे बर्डन हो जाएगा। It has a large count remain in a main memory and to no longer needed. One solution is to shift the count right by 1। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम बहुत लार्ज अकाउंट आ जाता है तो फिर वहां पे आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे उसको शिफ्ट 1 से शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, रेगुलर इसमें इंटरवल्स होंगे, एक्सपोनेंशियली डिले डिकेइंग एवरेज यूजेज काउंट। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल हम इसको एक बार देख रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मतलब क्या, जैसे हम लीस्ट रिसेंटली यूज कर रहे थे तो हम लीस्ट रिसेंटली में क्या यूज कर रहे थे, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ अभी, ठीक है, और मैं अभी जस्ट ये वाला जो ये लीस्ट रिसेंटली यूज वाला यूज करूंगी। ठीक है, अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोबेबली जस्ट बोट हैज येट नॉट बी यूज्ड। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि किसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है, हम उसी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है,
सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज मच, बट ये दोनों एल्गोरिथम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, दैट इज वाई कि वी कांट यूज इट। है आगे देखते हैं पेज बफरिंग एल्गोरिथम। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज मच, बट स्टिल हम इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। In addition to specific page replacement algorithm, system commonly keep the pool of friends। जब आप पेज फॉल्ट की बात करते हो तो विक्टिम फ्रेम जो है वो हम उसको पहले ही चूज कर लेते हो, जैसा कि हमने सर्कुलर में देखा है। द डिजायर पेज इज रीड इनटू द फ्रेम फ्री फ्रेम फ्रॉम पूल बिफोर विक्टिम इज राइटन आउट। ये प्रोसीजर जो है अलाउ करती है कि हम उसको एज इट इज, जैसे कि जब भी ऐसी चीजें होती है ना कि आप उसको पेज को मतलब यूज करने से पहले उसको रिटर्न कर दो, तो उसमें क्या होता है कि उसको रीस्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ेगा विक्टिम वाले को, है ना। और फिर आप उस विक्टिम वाले को बाद में भी आराम से फ्रेम के ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द बफरिंग, कि पेज बफर नहीं होना चाहिए। बफरिंग आप जानते हो, देखो बफरिंग क्या होता है, लाइक दिस इज द कोड। तो आप जब पेज को लोड कर रहे हो तो वो उसको लोड करने से पहले हम उसमें राइट कर देंगे, ताकि वो डाउनलोडिंग हो जाएगा या जो भी है वो अपलोड हो जाएगा, और फिर वो बफर नहीं करेगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एलोकेशंस ऑफ फ्रेम। तो इसको समझ लेते हैं। देर आर मेनी वेरिएशन ऑन द सिंपल स्ट्रेटेजीज वी रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट इट्स बफर टू टेबल स्पेस। हमने अभी देखा, ठीक है। स्पेस इज नॉट यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जानते हैं, इट इज यूज टू सपोर्ट यूजर पेजिंग, ठीक है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पेजिंग। वी कैन ट्राई कीप 3 फ्रेम्स, आप जानते हैं हमने 3 फ्रेम से ही पढ़ा है ना। रिजर्व्ड ऑन द फ्री फ्रेम लिस्ट एट द ऑल टाइम। विद जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो फ्री फ्रेम अवेलेबल पेज इनटू, एंड जब पेज स्वैप करते हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि पेजिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उस पेज को रिप्लेस कर देते हैं जो अभी यूज में नहीं आ रही है, ठीक है। कहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम उसको, सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड पेजिंग, ठीक है। Page replacement can be selected which is written in the storage devices and use process continuous execute। अब हम पेज रिप्लेस, क्या मतलब, क्यों रिप्लेस कर रहे हैं उसको और किस वे में। तो देखो पेज वही रिप्लेस होगा जो अभी रिसेंटली यूज नहीं हो रहा है, और जो यूज हो रहा है रिसेंटली कंटिन्यूस हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम उसको राइट इन करेंगे, ठीक है। अदर वेरिएंट जो है वो पॉसिबल है, बट बेसिक स्ट्रेटेजी क्लियर है इसके लिए। तो हम देखेंगे कि हाउ कैन बी एलोकेटेड द फ्रेम्स इन इट, ठीक है। क्योंकि आपने अभी देखा ना, हम जो यूज कर रहे हैं फ्रेम्स मतलब क्या है, ये जो फ्रेम्स ही तो हैं, ये 3 फ्रेम्स है। अगर हम ऊपर जो पढ़ रहे थे तो 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम, ठीक है। अब हमको चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम, जितनी ज्यादा फ्रेम होगी उतना ज्यादा पेज फॉल्ट अकर होने का चांस है। तो अवर स्ट्रेटेजीज इज एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स इज, कि हमको क्या करना है, we can't allocate more than the total number of frames available frame। like मान लो कि मेरे पास है 6 फ्रेम्स और मेरे को चाहिए, उसने मेरी डिमांड करी 7 की, तो कैसे मैं एलोकेट करूंगी, दैट इज द इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करो कि एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट करेंगे हम, ठीक है। एक रीजन ये भी है कि एटलीस्ट द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रेम्स होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होगा। Obviously, as the number of frames allocated to each process decrease, the page fault rate increase, slowing process execution। That is the कि देखो जो नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट होते हैं टू इच प्रोसेस डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे नंबर फ्रेम्स एलोकेट होंगे जो प्रोसेस डिक्रीज होगी उससे क्या होगा, पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज होगा और प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। फ्रेम जो है वो कम होने चाहिए, पेज फॉल्ट रेट भी कम हो जाएगा जिससे, है ना। और क्या होगा, प्रोसेस जो है वो स्पीडली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स पर प्रोसेस इज डिफाइंड बाय आर्किटेक्चर, किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, थ्रू आर्किटेक्चर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफाइंड बाय अवेलेबल ऑफ द फिजिकल मेमोरी। मैक्सिमम नंबर आप कब ले सकते हो, जब आपके पास उतनी मेमोरी हो। फिजिकल मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस कितना स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये चीज तो बिल्कुल इजीली समझ पा रहे होंगे। The amount of available we are still left the significant choice of frames allocation। तो आपको अभी भी ये चीज पता नहीं कि हम कैसे फ्रेम का चॉइस करेंगे, तो ये हम आगे देखते हैं कि एलोकेशन एल्गोरिथम कौन कौन सी एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा है इजीएस्ट वे, स्प्लिट एम फ्रेम्स अमॉन्ग द एन प्रोसेस। एम फ्रेम्स है तो आप उसको एन प्रोसेस में, मतलब एन प्रोसेस के लिए हम एम फ्रेम्स को यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हर एक इक्वल शेयर हम देंगे एम एन फ्रेम्स। जैसे कि 93 फ्रेम्स है,
एंड 5 प्रोसेसेस हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि 18 हमने हमारे पास फ्रेम मिली और 3 और बच गई, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्री फ्रेम बफर पूल में रखेंगे। तो इसको हम इक्वल एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, टोटल फ्रेम 95 थी, है ना, और कितनी 5 प्रोसेस थी, तो हमने टोटल उसको डिवाइड कर दिया, स्टिल हमारे पास 3 और लेफ्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम उसको इक्वल एलोकेशन करेंगे, जिससे हमारे लिए बेटर होगा कि हर प्रोसेस अपना एक बेसिक कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक कि प्रोसेस के पास 31 फ्रेम्स हैं। द स्टूडेंट प्रोसेस डू नॉट नीड मोर 10 फ्रेम्स। अब स्टूडेंट को 10 से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो 21 आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेस्ट। तो स्ट्रिक्ट जो 21 है, 21 जो पेजेस हैं या फ्रेम्स है वो वेस्ट हो जाएंगी। सो दैट इज वाई कि हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे प्रोपोजिशनल एलोकेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम उसको प्रोपोगेशनल एलोकेशन यानी कि समेशन के लिए यूज करेंगे कि हर प्रोसेस को उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाए। अब भाई जब हम इक्वल एलोकेशन कर रहे थे और हर एक हमने 5 प्रोसेस को मतलब 10 जो फ्रेम्स है, मतलब जो भी हमने उसके हिसाब से 18 फ्रेम्स प्रोवाइड कर दी। अब आप ये सोचोगे, मान लो कि एक प्रोसेस को इतनी जरूरत ही नहीं है इतनी फ्रेम की, तो फिर वहां पर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगी हमारी, लाइक दिस। ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर एक आइडिया यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू समेशन एस आई, जहां पर आप क्या यूज करोगे, ए आई इंटू इज इक्वल टू एस आई डिवाइड बाय एस इंटू एम, है ना। तो जहां पर एम जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है, एलोकेटेड क्या है, ए आई क्या है, एलोकेटेड है, पी आई क्या है, प्रोसेसेस है, और ए आई जो है वो अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, आपको बता दिए सारी चीजें, और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन क्या होता है, तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि हम किस तरीके से उसको एलोकेट कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो फ्रेम्स के लिए कंपीटिंग करती है, आप जानते हो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज द ग्लोबल एंड लोकल। आपने अभी समझा है, हमने अभी, हमारा टॉपिक ही यही है। ग्लोबल जो है वो अलाउ करती है प्रोसेस को टू रिप्लेस द फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स इवन द फ्रेम्स इज करंटली एलोकेटेड टू सम प्रोसेस, है ना। तो ये उस प्रोसेस को भी अलाउ करेगी जो करंटली किसी और प्रोसेस के लिए एलोकेटेड, दैट इज द कॉल्ड ग्लोबल, क्योंकि वो पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, अब लोकल लेवल की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है फ्रेम फ्रॉम अनदर प्रोसेस, है ना। हम अगर बात करें तो एक जो प्रोसेस है वो किसी अनदर प्रोसेस से भी ले सकती है। लेकिन जब लोकल रिप्लेसमेंट की बात आती है तो इसको हर प्रोसेस को एक ही ऑन सेट ऑफ एलोकेशन से सिलेक्ट किया जाता है, यानी लोकली अवेलेबल होता है। देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको अपने ही स्टेट में ट्रेवल करना है तो आप लोकल ट्रेन का यूज कर सकते हो जनरली, है ना। या फिर आपको अपने ही एरिया में ट्रेवल करना है, लोकल एरिया में, तो आप इजीली उसको लोकल ट्रेन यूज कर सकते हो। अब अगर आपको किसी अदर स्टेट यानी कि ग्लोबल लेवल पे, यानी कि मतलब हमको इंडिया लेवल पे टूर करना है या हमको जाना है, तो हम क्या लोकल ट्रेन का यूज कर सकते हैं? नहीं, हम ग्लोबली यूज करेंगे ना, हमको ऑल फ्रेम्स की नीड होगी। लेकिन जब हम लोकल लेवल पे बात करते हैं तो हर एक प्रोसेस का अपना एक फ्रेम होता है। तो दैट इज कॉल्ड कि आप इसको इस तरीके से भी सिंपली याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर और माइनर पेज फॉल्ट्स की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ पेज फॉल्ट। 2 टाइप की पेज फॉल्ट होते हैं, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, मेजर और माइनर। ठीक है, अब विंडोज जो रेफर करता है मेजर माइनर को एज अ हार्ड और सॉफ्ट फॉल्ट। ठीक है, विंडोज में क्या बोलते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि मेजर मतलब हार्ड और माइनर मतलब सॉफ्ट। ए मेजर फॉल्ट क्या होता है, जब अगर होगा जब पेज इज रेफरेंस्ड एंड पेज इज नॉट इन मेमोरी, है ना। मतलब क्या कि जब आपने पेज का रेफरेंस दे रखा है लेकिन पेज है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मेजर, क्योंकि भाई हमने हम जिसका रेफरेंस दे रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ये चीज कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं माइनर की। तो माइनर मतलब क्या कि जब प्रोसेस डू नॉट हैव अ लॉजिकल मैपिंग टू पेज एंड येट पेज इन मेमोरी। मतलब क्या कि आपने क्या करा है कि आपने मैपिंग नहीं करी और आप रेफरेंस दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द माइनर पेज फॉल्ट। तो मेजर कब होगा कि आप उसने उसका यूज कर लिया, रेफरेंस दे रहे हो और आपको मेमोरी में वो मिला ही नहीं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और माइनर मतलब क्या कि आपने उसका मैपिंग नहीं किया है अभी तक और आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारा मेजर माइनर एंड एज ए सॉफ्ट एंड हार्ड। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्लेमिंग जो पेजेस की। तो देखो यहाँ पे रिक्लेमिंग पेजेस, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं
तो जब हम ड्रॉप्स की बात करते हैं, तो जब इसकी जो ड्रॉप्स होती है वो थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी नीचे होती है, तो कर्नल जो है वो ट्रिगर होता है, बिगिंस करता है, मतलब ट्रिगर करता है कि रिक्लेम पेजेस फॉर ऑल प्रोसेस। यानी कि जब क्या होता है कि भाई मतलब अगर मान लो कि हम पेजेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है कि भाई मानती है कि मुझे ये पेज चाहिए, ये पेज चाहिए, तो एक कंडीशन इसकी आती है कि कर्नल जो है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है कि सारे ही पेजेस मुझे वापस दे दो, मैं उसको शफल करता हूँ, रिक्लेम करता हूँ, जिससे जिस प्रोसेस के पास जो पेज नहीं पहुंचा है वो भी पहुंच जाए। ठीक है, सो ये बेसिक आइडिया होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्लेमिंग पेजेस। ठीक है, सच कर्नल रूटीन्स ऑफन एज रीपर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल को जो ये करता है वो क्या कहलाता है, रीपर्स। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो रिक्लेम्स पेजेस का एक डायग्राम बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक फ्री मेमोरी यहाँ पर है ना, और यहाँ पर हमारे पास कर्नल जिसने सस्पेंड कर रखा है रिक्लेमिंग पेजेस को, है ना। ये यहाँ पर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, जो अब यहाँ तक हमारी कंडीशन अगर आ गई तो फिर वो क्या करेगा, रिक्लेम करेगा। ठीक है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड मतलब ये एक लाइन, एक लिमिट होती है। ठीक है, और कर्नल क्या करेगा, रिज्यूम करेगा, और ये टाइम ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये एक बेसिक ग्राफ है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, है ना। तो व्हाट इज दिस, तो आउट ऑफ कवरेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी वी हैव एज्यूम दैट ऑल मेन मेमोरी इज क्रिएटेड इक्वली। अब जानते हो कि अगर हम बात करें मेन मेमोरी की, तो हम उसको क्रिएट करते हैं इक्वली, at least that is accessed equally. One non-uniform memory access NUMA system with multiple CPU has not in case, हम इसको NUMA यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस भी कह सकते हैं। सीपीयू कैन एक्सेस सम सेक्शंस ऑफ मेन मेमोरी फास्टर होती देन इट कैन एक्सेस अदर। दिस परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय हाउ सीपीयू एंड मेमोरी आर इंटरकनेक्टेड टू द सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है, डिफरेंस जो है इनका, ये किसके द्वारा हो सकता है, सीपीयू ही एलोकेट करता है, सीपीयू कनेक्टेड होता है सारी चीजों से। न्यूमा सिस्टम जो एकमेंडेड करता है कि मोर सीपीयूज एंड देयरफॉर अचीव द ग्रेटर लेवल ऑफ थ्रूपुट एंड पैरेलल। न्यूमा क्या बोलता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीपीयू, जिससे ज्यादा थ्रूपुट होगा और पैरेललिज्म होगा। ठीक है, ये जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है नुमा का, जिसमें मेमोरी है, बहुत सारे सीपीयूज हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो यहाँ पर क्या होगा, थ्रूपुट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे यही तो चाहिए भाई हमें, सीपीयू का गोल क्या है, थ्रूपुट होना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज द थ्रेशिंग एंड बेसिक, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एज मच। ठीक है, तो पढ़ लेते थोड़ा सा। कंसिडर वॉट अकर इफ द प्रोसेस डू नॉट हैव इनफ फ्रेम्स। अगर कंसिडर करो कि जो प्रोसेस है उनके पास इनफ फ्रेम्स नहीं है, वॉट इफ, तो इफ डज नॉट हैव द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स, नीड्स सपोर्ट द पेज ऑफ वर्किंग सेट, उसको किसी वर्किंग सेट की नीड होगी। प्रोसेस विल क्विकली पेज फॉल्ट, प्रोसेस जो है वो क्विकली पेज फॉल्ट होगा। एट दिस पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ पेजेस को। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास फ्रेम्स कम है और पेज ऑलरेडी एलोकेटेड है, और अभी हमारे पास इनफ फ्रेम्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू रिप्लेस सम पेजेस, है ना। तो हाउएवर सिंस ऑल इट्स पेजेस आर इन एक्टिव यूज, अब हमको ये पता चला है कि सारे ही पेजेस जो हैं वो एक्टिव यूज में है, तो इट मस्ट रिप्लेस दैट विल बी नीडेड अगेन टू राइट वे। तो हमको इस तरीके से उसको रिप्लेस करना है कि हम उसको वापस से भी यूज कर सकें। Consequently, the जो quickly falls again and again replacing pages, it must be bring immediately। मतलब बार बार फिर वही हो रहा है, फॉल्ट अकर हो रहा है, फिर आप पेज रिप्लेस कर रहे हो, फिर फॉल्ट अकर हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कौन सी चीज यूज करेंगे, थ्रेशिंग। तो हाई पेजिंग एक्टिविटी, बार बार आप उसको फ्रेम में ला रहे हो, फिर बार बार आप उसको पेज फॉल्ट अकर हो रहा है, तो दैट इज द हाई पेजिंग एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। ठीक है, ए प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ स्पेंडिंग मोर टाइम टू एग्जीक्यूटिंग। देखो ये पेजिंग करने में ज्यादा वक्त लगा रहा है, किस में लगाना चाहिए, जबकि एग्जीक्यूशन कम हो रहा है, पेजिंग ज्यादा हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोल सकते हैं। As you might accept, threshing result is several performance problem। आप जानते हो कि थ्रेशिंग क्या करेगा, अगर थ्रेशिंग जो है अकर हो रहा है, तो फिर वहां पर परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि थ्रेशिंग एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, कॉजेज ऑफ थ्रेशिंग हम समझ सकते हैं
कि क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अर्ली पेजिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर है वो सीपीयू यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिसमें हमको सीपीयू यूटिलाइजेशन करना है। और अब सीपीयू यूटिलाइजेशन जिसमें लो होगा क्योंकि थ्रेशिंग है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि हर एक प्रोसेस में, हर एक सिस्टम में एक नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस होगी। CPU scheduler sees the decreasing CPU utilization and increasing degree of multi-programming। CPU scheduler क्या करता है, CPU यूटिलाइजेशन को कम करता है और डिग्री प्रोग्रामिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो CPU यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से प्लॉट होता है कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग के बिल्कुल ऑपोजिट काम करे। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होता है तो CPU यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, है ना, लेकिन मोर स्लोली अंटिल द मैक्सिमम इज रीच। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में CPU यूटिलाइजेशन जो है वो शार्पली इंक्रीज हो सकता है। बट अब हम बात करते हैं कि जब CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा और अगर हम थ्रेशिंग को स्टॉप कर दें तो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, आपको थ्रेशिंग को रोकना है, थ्रेशिंग को हम स्टॉप करेंगे, जिससे क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, जिससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम होगी। हमको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वी कैन लिमिट इफेक्ट ऑफ थ्रेशिंग बाय यूजिंग। हम जो थ्रेशिंग का इफेक्ट कम कर सकते हैं किसके थ्रू, लोकल पेज रिप्लेसमेंट, यानी कि प्रायोरिटी, जिसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो पेज रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे और आप लोकली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्रेशिंग का एग्जांपल है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे थ्रेशिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप थ्रेशिंग से बचाने के लिए क्या करोगे, मेनी फ्रेम्स एज नीडेड। अगर हमको पता है कि कौन से फ्रेम की जरूरत है और कौन से की नहीं है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि हम ये देख सकते हैं ना कि कितने जो फ्रेम्स है वो एक्चुअली में प्रोसेस को यूज कर रही है। इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, लोकेलिटी मॉडल ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो जब भी हम किसी भी फ्रेम्स को देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस फ्रेम को कितनी टाइम पे यूज कर रही है, इस मॉडल का नाम दिया है लोकेलिटी मॉडल, ठीक है, ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रेशिंग में हम क्या यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वर्किंग सेट मॉडल, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, बट स्टिल हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ाऊंगी। वर्किंग सेट मॉडल जो है एज्यूप्शन पे बेस्ड है, क्योंकि हमको एज्यूम करना है। अब इसका पैरामीटर क्या है ना, ये आपको इस साइन से वर्किंग सेट मॉडल को डिनोट करते हैं। वर्किंग सेट विंडो भी हम इसको बोलते हैं। इसका आइडिया है कि हम मोस्ट रिसेंट पेज रेफरेंस को यूज करें और उसी के बेस पे हम वर्किंग सेट बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पेज एक्टिव हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें हम एक्टिव सेट जो पेजेस हैं उनको इंक्लूड करेंगे। दैट इज द अब यहाँ पे कि जो सबसे ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं हम उनको ड्रॉप कर देंगे वर्किंग सेट से और उसको हम बाद में यूज करेंगे। सो दैट इज कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो वर्किंग सेट मॉडल वो मॉडल है जहां पर हम वो देखेंगे कि कौन से जो पेजेस है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जब वर्किंग सेट मॉडल की बात करते हैं, अगर हम इसको सक्सेसफुली यूज कर लेते हैं तो नॉलेज ऑफ वर्किंग सेट कैन बी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग। आप उसको प्री पेजिंग के लिए यूज कर सकते हो कि आप पेजिंग करने से पहले ही उसको यूज कर लो। ये सिंस ग्लम्सी है ना, ये थोड़ा सा ग्लम्सी लग रहा है कि भाई हाउ कैन वी कंट्रोल इट, स्ट्रेटेजी यूज करेंगे पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी, PFF, है ना। ये मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच है जहां पर आप पेज फॉल्ट को डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हो। स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू प्रिवेंट थ्रेशिंग इज हाई, पेज फॉल्ट रेट हाई ऑब्वियसली। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए देखते हैं कि जब भी ये ज्यादा से ज्यादा हाई हुआ तो हमको ज्यादा से ज्यादा फ्रेम की नीड होगी, और कन्वर्सली अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास पेज फॉल्ट रेट कम होगा तो फिर हमको फ्रेम्स की नीड भी कम पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं,
सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है। अब हम एक जो टॉपिक है हमारा, देखो कंप्रेशन रेशो का जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट लगा मुझे, सो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं ना कि जब जो डेटा होता है अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है तो हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे उसमें कोई लॉस नहीं होता है, बट वो साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं द कंटेंशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड द अमाउंट ऑफ रिडक्शन। कंटेंशन ऑफ स्पीड एंड रिडक्शन अमाउंट की बात कर रहे हैं, इट इज अचीव्ड बाय कंप्रेंशन रेशो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेंशन रेशो की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ कैन वी डील विथ एलोकेशन ऑफ कर्नल मेमोरी, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस जब यूजर मोड में एलोकेट होता है तो रिक्वेस्ट एडिशनली मेमोरी पेजेस आर एलोकेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री पेजेस मेंटेन बाय कर्नल। आप जानते हैं कि सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, कर्नल, है ना। तो कर्नल, जब हम कर्नल की बात करते हैं और कर्नल जब ये सारी चीजें हैंडल करता है तो वो दो प्राइमरी रीजंस के लिए यूज करा जाता है। कर्नल क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा डेटा स्ट्रक्चर से कि वो जैसे साइज, मतलब किस अमाउंट में साइज यूज करेगा कि पेज से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो साइज है वो पेज के अकॉर्डिंग हो, ये डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है और ये कौन हैंडल करता है, कर्नल, ठीक है। पेज allocated to user mode process do not necessarily have been continuous in a physical memory। मतलब पेज जो हम यूजर मोड में एलोकेट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस फिजिकल मेमोरी में हो, ठीक है। सो ये दोनों रीजंस होते हैं कि हम कर्नल को यूज करते हैं, है ना। अब दो स्ट्रेटेजीज हम यहाँ यूज करते हैं, दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फ्री मेमोरी को असाइन करने। जब कर्नल को फ्री मेमोरी कैसे असाइन करेंगे, तो बॉडी सिस्टम और स्लैब एलोकेशन। तो बॉडी सिस्टम क्या कहता है कि आप क्या करो, जो मेमोरी है उसको एक फिक्स्ड साइज मतलब सेगमेंट में डिवाइड कर दो, फिजिकली कंटिन्यूस मेमोरी, है ना, जहां पर आप पावर ऑफ टू एलोकेटर को यूज करोगे, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, बॉडी सिस्टम में हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, विच सेटिस्फाई रिक्वेस्ट अंटिल द साइज ऑफ पावर टू। जब तक सेटिस्फाई करेगा तब तक उसकी पावर 2 में नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जब तक हाईएस्ट पावर यही लाइक 11 KB है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक है, 2 की पावर, देखो 2 की पावर अगर मैं बात करूं 4, तो तभी सेटिस्फाई कर सकता है 16 को, है ना, क्योंकि 11 तो मुझे मिलेगा ही नहीं कहीं से भी। हाँ, इससे कम क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम ज्यादा ले सकते लेकिन हम कम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 11 को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यूज करूंगी 16 KB, लेकिन अगर मुझे 9 को सेटिस्फाई करना है तो मैं किसको यूज करूंगी, 8 को यूज कर सकती हूँ इजिली। सॉरी, अगर मेरे को 7 को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर 7 को सेटिस्फाई करना है तो मैं किसको यूज करूंगी, 8 को यूज करूंगी, है ना। आगे देखते हैं, आर एडवांटेजेस ऑफ बॉडी सिस्टम इज हाउ क्विकली एडजस्टेंट ऑफ बॉडी कंबाइन फ्रॉम द लार्ज सेगमेंट। इसका एक एडवांटेजेस क्या है कि आप है ना छोटे छोटे जो सेगमेंट या बॉडीज है उनको कंबाइन करके एक लार्ज सेगमेंट बना सकते हो, जिस टेक्निक को हम यूज करते हैं इसमें कॉलेंसिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। स्टार मार्क बना रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहीं से डेफिनेशन पूछते हैं कि हाउ कैन यू से दैट की कॉलेंसिंग क्या होता है। स्लैब एलोकेशन क्या होता है, ये एक सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि हम कर्नल को कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं। स्लैब मतलब क्या, कि एक या एक से ज्यादा फिजिकल मेमोरी से बनी हुई मेमोरी या पेजेस। एक कैशे कंटिन्यूस वन और मोर स्लैब। कैशे क्या करता है, एक या एक से ज्यादा स्लैब्स को कंटिन्यूस करता है। सिंगल कैशे इच यूनिक कर्नल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो स्लैब एलोकेशन का एक डायग्राम हमको दे रखा है, जहाँ पर कर्नल है, केशेस हैं, स्लैब्स हैं, और यहाँ पे जैसे कि 3 KB और 7 KB है, तो आप 3 KB में आपने 6 और 6 डिवाइड, 3 है तो लाइक आप 1 या 1 2 में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 4 ले लो डायरेक्टली तो 2 यूज कर लोगे, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 की पावर 3 की, 8 है, मैंने आपको बताया था कि 7 है तो आप 8 यूज कर सकते हो। तो फिजिकल कंटिन्यूस मेमोरी आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, है ना। तो यहाँ पर बस इतना इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू।